नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दारुल उलूम फिरंगी महल के प्रवक्ता का बयान, मौलाना सूफिया निजामी का बड़ा बयान। मदरसा बोर्ड से कैलेंडर जारी किया गया। निजामी ने कहा है 43 छुट्टियों की जगह 36 छुट्टियां की गई। फैसले पर दोबारा गौर करने की जरूरत। मदरसा बोर्ड का मकसद सहूलियत देना। निजामी, मदरसे से जुड़े लोगों को सहूलियत देना। मदरसा बोर्ड रोज नया ऑर्डर जारी करके दुश्वारी पैदा कर रहा है। मदरसा बोर्ड का यह मकसद नहीं होना चाहिए। मदरसे में पढ़ने वाले लोगों के लिए दुश्वारियां पैदा हो रही। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दारुल उलूम फिरंगी महल के प्रवक्ता का बयान, मौलाना सूफिया निजामी का बयान आया सामने। मदरसा बोर्ड से कैलेंडर जारी किया गया। तैंतालीस छुट्टियों की जगह 36 छुट्टियां की गई हैं, यह कहना है मौलाना सूफिया निजामी का। फैसले पर दोबारा गौर करने की जरूरत। मदरसा बोर्ड का मकसद सहूलियत देना। दारुल उलूम फिरंगी महल के प्रवक्ता का बयान, मौलाना सूफिया निजामी का बयान आया है सामने। मदरसा बोर्ड से कैलेंडर जारी किया गया। वहीं यूपी में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के सवाल पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कई सुनवाई के बाद फाइनल फैसला सुना दिया है। लखनऊ बेंच ने यह साफ तौर पर रैपिड टेस्ट के आधार पर निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण की सरकार की दलील को खारिज कर दिया। हालांकि कहा जा रहा है कि सरकार बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव नहीं कराएगी। फैसला आने के बाद ही सरकार ने कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया है। उसकी रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण तय होगा और संकेत सुप्रीम कोर्ट जाने के भी हैं। सरकार सभी सीटों को सामान्य घोषित कर निकाय चुनाव नहीं करा सकती। सरकार विपक्षी दलों को बीजेपी को घेरने में कोई मौका नहीं देना चाहती है। खुद सीएम योगी ने फैसले के बाद कहा कि प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी। आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि अब तक क्या हुआ है पूरे मामले में। 5 दिसंबर को निकाय चुनाव की आरक्षण की सूची जारी की गई। पांच दिसंबर को ही कोर्ट में ट्रिपल टेस्ट की चुनौती। 12 दिसंबर हाईकोर्ट ने अधिसूचना पर लगाई रोक। 12 दिसंबर को ही सरकार को हलफनामा दाखिल करने के निर्देश। 14 दिसंबर आरक्षण पर फिर सुनवाई हुई, रोक जारी रही। 14 दिसंबर को सरकार ने हलफनामा दाखिल करने का समय मांगा। 20 दिसंबर हाईकोर्ट में तीसरी बार सुनवाई हुई। 20 दिसंबर को ही हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। 20 दिसंबर सरकार ने हलफनामा सुना। 20 दिसंबर को सरकार ने 2017 के आरक्षण का हवाला दिया। 20 दिसंबर को ही सरकार ने कहा सर्वे को आरक्षण माना जाए। 20 दिसंबर को ही सरकार ने ट्रांसजेंडर को आरक्षण देने से इनकार किया। 21 दिसंबर को दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई। 21 दिसंबर को दोनों पक्षों को तैयारी के साथ आने के निर्देश दिए गए। 24 दिसंबर को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में फिर से सुनवाई हुई। 24 दिसंबर को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया।
वहीं औरैया में आईजी रेंज प्रशांत कुमार ने वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान फरियादी ने आईजी से शिकायत की। फरियादी ने एसपी पर लापरवाही और पुलिस से निष्पक्ष कार्रवाई न करने का आरोप भी लगाया। आईजी रेंज ने फरियादी की बात सुनते हुए निस्तारण का आश्वासन दिया है। पहले तो आईजी ने पुलिस लाइन में जाकर निरीक्षण किया, इसके बाद कोतवाली औरैया में जाकर वार्षिक निरीक्षण किया। वार्षिक निरीक्षण के दौरान मिली खामियों को दुरुस्त करने के भी दिशा निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि इस दौरान कोतवाली दफ्तर में पुलिस अधिकारियों और अधीनस्थों के साथ बैठक ली और फरियादी की शिकायत पर आईजी रेंज ने यह स्वीकार किया कि जांच और थोड़ा गंभीरता से करनी चाहिए। पीड़िता की प्रार्थना पत्र के आधार पर जांच सीबीसीआईडी में ट्रांसफर करने पर विचार करने के बाद कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद पीड़िता को न्याय मिलेगा। औरैया आईजी रेंज ने वार्षिक निरीक्षण किया और इस दौरान तमाम कार्रवाई की। साहब ने कहा है मैं न्याय दिलाऊंगा, लेकिन मुझे अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। मुझे क्या मामला क्या था आपका? मेरा मामला ये था 17 अक्टूबर को मेरे पति की हत्या की गई थी, मर्डर हुआ था, लेकिन अभी तक मुझे कोई न्याय नहीं मिला। पुलिस ने अब तक आरोपियों को पकड़ा, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक मेरे खिलाफ। क्या कहा पुलिस ने? क्या पुलिस ने बस यही कहा कि उनका एक्सीडेंट हुआ था साड़ से। की शिकायत ये है कि अब तक औरैया पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। 17 अक्टूबर को वो और वहीं पे मोटरसाइकिल मिली थी और वो मिले थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंने देख लिया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो साथ में लाए थे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंने देखा है। उसमें उनका आरोप जो है वो ये है कि उनके साथ कुछ लोग प्रॉपर्टी का काम करते थे, उन लोगों उनको ला के ले गए थे और उसके बाद उनको पता चला कि वो पोस्टमार्टम हाउस में वो अस्पताल गए हैं जहाँ से उनकी डेथ हो गई। शुरुआत के दिन से, पहले ही दिन से वो यही बस कह रही है एक्सीडेंट है। लेकिन केस पे नहीं देखा। 6 दिन तक हत्यारा फोन लेके घूमता रहा, फोन पे से सारे पैसे भी निकाल लिए, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया। सिर्फ मेरी भाभी को समझाने में रही कि ये एक्सीडेंट है, आप एक्सीडेंट लिखा दो, फालतू में आप हत्या लिखवा रही। मुकदमा लिखने के बाद में आप पुलिस अधीक्षक से मिले थे? एक बार नहीं, कम से कम 10 बार मिले। उनका क्या जवाब रहा? बस यही है, एक्सीडेंट है, आप लोग फालतू परेशान, पता नहीं क्यों लग रहा है मर्डर है। आप वहीं गाजियाबाद के थाना मुरादनगर के होटल रॉयल रेजिडेंसी में रचना नाम की महिला का शव मिला था। महिला गौतम नाम के शख्स के साथ रुकी हुई थी और महिला के गले पर निशान मिले थे। पुलिस ने 6 घंटे के अंदर गौतम को गिरफ्तार करके इस हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है। पुलिस के मुताबिक गौतम और रचना के पिछले करीब 3 महीने से संबंध थे। यहाँ ये भी पता चला कि रचना शादीशुदा थी। पुलिस जांच में मामला सामने आया कि रचना घर जाने की जिद कर रही थी। पिछले 3 दिनों से लगातार ये दोनों एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे थे। गौतम ने शराब पी, जिसके बाद रचना ने फिर जब घर जाने की जिद करी तो गौतम के द्वारा उसकी गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस ने गौतम को गिरफ्तार कर लिया है। थाना मुरादनगर पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक होटल के कमरे में एक महिला का शव मिला है। यह सूचना होटल कर्मियों के द्वारा दी गई थी, जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए फॉरेंसिक टीम एवं पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची एवं पर्याप्त साक्ष्य जुटाए। महिला की शिनाख्त बागपत निवासी रचना के रूप में हुई एवं उनके परिवार से संपर्क करने पर यह बताया गया कि महिला इनके संबंध एक गौतम नाम के व्यक्ति के साथ थे और ये लगभग 3 दिन से उसी के साथ यहां से गई हुई हैं और होटल से भी इस बात का तस्दीक हुई कि गौतम के साथ ही कल ये होटल में आई थी रात को लगभग 9 बजे और उसके साथ ही रुकी हुई थी। एकाएक गौतम आज 11 बजे वहां से कहीं चला गया होटल से और 1 बजे होटल कर्मियों को इनका महिला का शव मिला। थाना मुरादनगर पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक होटल के कमरे में एक महिला का शव मिला है। यह सूचना होटल कर्मियों के द्वारा दी गई थी, जिसका तत्काल संज्ञान लेते कंपनी में जाती। अच्छा, फिर क्या पता चला आपको? शाम के टाइम फोन करा। हाँ, मैं कहाँ है? आई तो कर कह रही मैं यहाँ नहीं हूँ। और कहाँ है? कह रही मैं तो इसीलिए लाई। किसकी? गौतम की। हाँ, मैं घर नहीं आ रही। कह रही वहाँ नहीं दे रहा मुझे। अच्छा, गौतम कौन है ये? पता नहीं, तिल्ला मोड़ का है। अच्छा, जानता जी। ये एक शंभू में जुड़े हुए हैं। हाँ, उसी में जुड़े थे। महीना हुआ उसका। काय में? शंभू है कोई इनका ग्रुप है। हाँ हाँ, अच्छा। वहीं हमीरपुर के सुरौली गांव में मतदान करके विवादित चल रही राशन की दुकान का चुनाव हुआ।
जिसमें जिला प्रशासन की टीम गठित कर गांव जाकर मतदान करवाया। आपको बता दें कि प्रत्याशी राजकुमार और प्रेम कुमार के बीच 356 लोगों ने मत दिए, जिसमें राजकुमार को 115 और प्रेम कुमार को 241 मत मिले, जिसके बाद प्रेम कुमार ने 126 मतों से राजकुमार को हरा दिया। वहीं हमीरपुर जिला मुख्यालय के बाजार में बीती रात अली ज्वेलर्स की दुकान में चोरी हो गई। आपको बता दें कि चोरों ने शटर काटकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी के दौरान बाजार से 2 चौकीदारों को बांधकर डाल दिया और इसके बाद चोरी की। ज्वेलर्स की दुकान में तिजोरी गायब है। घटना की जानकारी दुकान मालिक को सुबह हुई। पुलिस ने दुकानदार की तहरीर पर चोरी की घटना की छानबीन शुरू कर दी है। चोरी की घटना के खुलासे को लेकर डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम समेत पुलिस की कई टीमें लगातार काम कर रही हैं। अभी पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या नाम शटर टूट गई है। 1:30 बजे की ये घटना है, 2 बजे की, और हमको अभी बताया जा रहा है यहाँ पर जो चौकीदार जो थे उनको चौकीदार से पता चल रहा है कि ये उठा करके जो है चौकीदारों को वहाँ हाथ बांध करके वहाँ डाल दिया है, तो फिर यहाँ से शटर तोड़ करके एक तिजोरी उठा ले गए हैं। अभी देखते हैं अंदर कितना क्या नुकसान होता है। एक ये घटना हुई है ज्वेलर्स की दुकान में, जो अली ब्रदर्स ज्वेलर्स हैं यहाँ पर। इनके यहाँ दुकान से शटर काट कर कुछ इनके चांदी के बर्तन और एक तिजोरी इसको चोर ले गए हैं। और यहाँ से घटना स्थल से लगभग 100 मीटर दूर एक सब्बल भी बरामद हुआ है। तो इसमें प्रारंभिक रूप से जो जांच की गई है उसमें ये घटना रात के लगभग 2 से 3 के बीच की प्रतीत हो रही है। और यहाँ पर एसओजी की टीम, फील्ड यूनिट, सभी टीमों को यहाँ पर एक्टिव कर दिया गया है और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही जो भी सीसीटीवी फुटेज है उनकी जांच की जा रही है। शीघ्र ही इस घटना का अनावरण किया जाएगा। वहीं मथुरा के वृंदावन में 100 बेड के जिला संयुक्त अस्पताल में मंगलवार की रात एक श्रद्धालु की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। मृतक के परिजनों के साथ कुछ लोगों ने स्टाफ पर हमला करते स्टाफ के साथ मारपीट की और अस्पताल में तोड़फोड़ भी की। यह भी आरोप है कि हमलावर एक कर्मचारी को पिस्टल के दम पर कार में अगवा करके ले गए, उसे बुरी तरीके से पीटा, जिसके बाद रास्ते में फेंककर फरार हो गए। इस मामले में 2 नामजद और 5-6 अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी गई है। पुलिस पूरी घटना की जांच में जुटी हुई है। परिजनों के कई अज्ञात लोग भी आए। उन्हें जब पता चला कि शव को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस को सौंप दिया गया तो आक्रोशित हो गए और ये पूरा मामला वृंदावन के 100 बेड के अस्पताल का बताया जा रहा है। फिलहाल अस्पताल का पूरा स्टाफ हड़ताल पर है। सिद्धार्थनगर जिले की एसओजी सर्विलांस और बासी थाने की पुलिस ने मोबाइल टावरों से बैटरी चुराने वाले गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से चोरी की 8 बैटरी, चोरी में इस्तेमाल होने वाली पिकअप और 20,000 के नकद के साथ चोरी के उपकरण भी बरामद किए हैं। पकड़े गए दोनों आरोपी अब्दुल हाशिम और अब्दुल हक सिद्धार्थनगर जिले के निवासी हैं। बैटरी चोरों की गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ ने बताया कि पिछले कई दिनों से मोबाइल टावरों से चोरी की वारदातें सामने आ रही थी, जिस पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा और गिरफ्तार करने वाली टीम को 10,000 रुपए का नकद इनाम दिया गया है। थाना बांसी, मोहाना व पथरा बाजार में मोबाइल टावर्स के जो मोबाइल के टावर लगाए गए थे उसमें बैटरी चोरी की घटनाएं घटित हुई थी, जिसके संबंध में संबंधित थानों पर मुकदमा लिखा गया था। क्योंकि प्रकरण कम्युनिकेशन से जुड़ा था, अतः पुलिस अधीक्षक महोदय ने इसकी महत्ता को देखते हुए एक विशेष टीम का गठन किया,
जिसमें जनपदीय एसओजी, सर्विलांस तथा थाना बासी के कर्मी सम्मिलित किए गए थे। उक्त टीम द्वारा वैज्ञानिक तरीके से काम करते हुए आज काजी रुदौली पुल के पास से औरैया के दबंगों की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां सदर कोतवाली के भीड़-भाड़ इलाके में कुछ दबंगों ने एक युवक की पिटाई की, जिसके बाद से शहर में दहशत का माहौल बना हुआ है। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हाड़ कपा देने वाली ठंड से युवक की मौत। फरीदपुर नगर पालिका क्षेत्र का मामला, पालिका के दावों की खुली पोल। हाड़ कपा देने वाली ठंड से युवक की मौत। 2 दिन से पड़ रही सर्दी ने ली युवक की जान। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ठंड से हुई युवक की मौत ने नगर पालिका के दावों की खोली पोल। कड़ाके की ठंड में नगर पालिका प्रशासन सोता रहा। फरीदपुर नगर पालिका क्षेत्र में अलाव नहीं जल रहे। घंटों तक पड़ा रहा सड़क के किनारे लावारिस शव। मानसिक बीमार गर्भवती महिला का रो रो कर बुरा हाल। बरेली के थाना फरीदपुर क्षेत्र में मेन रोड की घटना। बरेली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठंड से युवक की मौत हो गई है। बरेली की यह खबर है। आपको बता दें कि घंटों सड़क के किनारे लावारिस से शव पड़ा रहा और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हाड़ कपा देने वाली ठंड ने युवक की जान ले ली। बात करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर फर्रुखाबाद से आ रही है। देसी शराब के ठेके पर लूट। सेल्समैन को बंधक बनाकर 75 पेटी शराब की लूट। 2 कारों में आए बदमाशों ने सेल्समैन को बनाया बंधक बनाकर 75 पेटी शराब लूटी। मौके से हुए फरार। सेल्समैन ने पुलिस और ठेकेदार को दी सूचना। ठेकेदार ने 2 कारों में सवार लुटेरों के खिलाफ दी तहरीर। मौके पर पहुंची पुलिस ने लूट का मामला किया दर्ज। थाना नवाबगंज क्षेत्र के उमरपुर देसी शराब ठेके का मामला। सेल्समैन को बंधक बनाकर लूट हुई है। शराब के ठेके पर, देसी शराब के ठेके पर लूट की वारदात हुई है। यह फर्रुखाबाद की यह खबर है। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 75 पेटी शराब लूटी और बदमाशों ने सेल्समैन को बंधक बना लिया था। देसी शराब के ठेके पर लूट की वारदात हुई है। वहीं मैनपुरी जिले के बरनाहल कस्बा निवासी सपा कार्यकर्ता और पूर्व प्रधान संजीव कुमार उर्फ बबलू ने शासन को शिकायती पत्र देते हुए कस्बा के गाटा नंबर 109 पर भाजपा नेता की ओर से सत्ता की हनक में उपचुनाव के दौरान अवैध रूप से कब्जा कर लेने की लिखित शिकायत शासन को भेजी है, जिसमें प्रशासन ने अवैध कब्जा हटाने की मांग की गई है। वहीं कस्बा निवासी भाजपा नेता और संभावित भाजपा समर्थित चेयरमैन प्रत्याशी योगेंद्र गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप राजनैतिक और बेबुनियाद हैं। कुछ दिन पहले ही सपा कार्यकर्ता के द्वारा चारागाह की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को प्रशासन द्वारा मुक्त कराया गया था। बौखलाहट में हमारे ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं। ये तो पंजाबा की जमीन आरक्षित थी। हम जब प्रधान रहे तो हमारे जमाने में बिल्कुल खाली पड़ी थी। अभी आके इन लोगों ने कब्जा कर लिया है। इसमें योगेंद्र गुप्ता का भी हिस्सेदारी है, इसमें और लोगों ने भी कर लिया है। क्या लगता है कि ये सत्ता की हनक है या क्या? सत्ता की हनक का तो पूरा असर ही है। हमारी समझ से तो पूरा सत्ता का उपयोग हो रहा है। अगर सत्ता में नहीं होते तो मौजूदा जो तत्कालीन प्रधान थे संजीव कुमार, उन्हें शिकायत भी की है। जो क्या कार्रवाई होती है मालूम क्या। हमारे प्रतिद्वंदी लोगों ने जो माननीय योगेंद्र गुप्ता जी पर इल्जाम लगाया है
कि वो पजामा की जगह घेरे हुए हैं, जबकि योगेंद्र गुप्ता जी के पास जो मकान बन रहा है वो काफी वर्षों से बेनामा की हुई जमीन है, जिसकी कागजात फर्दे सारी उपलब्ध हैं। और जो लोग लगा रहे हैं वो कुछ पूर्व प्रधान थे, कुछ वर्तमान प्रधान रहे। उन लोगों ने बरनाहल में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। पूरा मामला एक सरकारी सार्वजनिक जमीन जिसकी करोड़ों की कीमत है, उसको लेकर हमने आप लोगों को बुलाया है। ग्राम बरनाहल में डालूपुर रोड पर एक तिराया है, सार्वजनिक उपयोग की जमीन है, 100 गाटा नंबर 109, जिसमें पजावा की लगभग 10 डेसिमिल जमीन है। अभी पूरा प्रशासन चुनाव में बिजी रहा, चुनाव के कार्यक्रम में लगा रहा। उसी दौरान कस्बा बरनाहल के योगेंद्र कुमार पुत्र भीषम देव ने उक्त जमीन पर कब्जा करके मकान बना लिया है। 123 को हम लोगों ने खाली कराने के लिए आदेश कराया, मुख्यमंत्री से मिले। इसकी बौखलाहट में अनर्गल बातें कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं निकलता। और ये अगर चाहते हैं कि हमारे ये फर्जी बता रहे हैं कि पंजाबा की ये क्या जमीन है, हमारी तो पुश्तैनी बहुत वर्षों से 50 साल से पहले की जमीन है ये, और 50 साल से अब तक उस पर कब्जा है। सब कागज उपलब्ध है, जो चाहे जैसे चाहे हम जांच करने को तैयार हैं। मथुरा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि थाना शेरगढ़ के गांव जमावली में पुलिया के पास पुलिस और बदमाश असुरु के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में शातिर अपराधी असुरु के पैर में गोली लगी। असुरु गोली लगने से घायल हो गया है, जिसके बाद पुलिस ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है और कड़ी सुरक्षा के बीच उसका इलाज चल रहा है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने इसके पास से बिना नंबर की मोटरसाइकिल और कारतूस बरामद किए हैं। शेरगढ़ थाने की पुलिस ने एक एनकाउंटर में असरुद्दीन को पकड़ा था और उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। जिला अस्पताल से वो फरार हो गया था। उसको पकड़ने में आज शेरगढ़ पुलिस को सफलता मिली, जब उनको ये सूचना मिली कि जो फरार अभियुक्त है वो अपने एक प्रतिपक्षी को, जिसपे उसको शक था कि उसने उसको पकड़वाया था, उसको मारने के लिए अकबरपुर अपने गांव पहुंच रहा था। तो वहां पर शेरगढ़ पुलिस और स्वाट टीम के द्वारा जब चेकिंग की जा रही थी तो दो लोग एक मोटरसाइकिल पे आते दिखे, जिनको कि पुलिस ने जब रुकने का इशारा किया तो उन्होंने जो है पुलिस पर फायर किया। पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ गोली चलाई, जिसमें कि असरुद्दीन को गोली लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने असरू नाम के बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि यह बदमाश पहले पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था और एक बार फिर से पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बदमाश की गिरफ्तारी से पहले पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई और एनकाउंटर में उसके पैर में गोली लगी है, जिसके बाद से पुलिस ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। बदमाश असरू के पैर में गोली लगी है। मथुरा की यह खबर है जिसे आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पुलिस को कामयाबी मिली है बदमाश को गिरफ्तार करने में। आपको बता दें कि यह बदमाश पहले भी पुलिस कस्टडी में था और हॉस्पिटल में इलाज के दौरान ये पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने अपनी टीमें गठित की थी बदमाश की तलाश करने के लिए और एक बार फिर से अब ये पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। और पुलिस की गिरफ्त में आने से पहले बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई और एनकाउंटर के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद अब पुलिस ने एक बार फिर से इसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है।
आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर डायबिटीज और हाइपरटेंशन से बचाव के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रत्यारोपण यानी पैंक्रियास ट्रांसप्लांट शुरू हुआ और हिंदुस्तान में पीजीआई ही एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर लगातार पैंक्रियास और किडनी ट्रांसप्लांट दोनों साथ साथ होते हैं। और पूरे हिंदुस्तान में या कुछ प्राइवेट सेक्टर में, पर गवर्नमेंट सेक्टर्स में यदि देखा जाए तो केवल पीजीआई है। तो हमारे इंस्टीट्यूट में जब मैंने पीजीआई पिछले वर्ष छोड़ा उस समय करीब 45 लोगों को पैंक्रियाज और किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ और उसमें से करीब 75% लोगों को सफल रहा। तो ये जो खोज भी है जो डायबिटीज को रिवर्स कर सकती है, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण खोज रही। ये सुश्रुत का चित्र है, आप देख सकते हैं कि ये एक स्क्रिप्चर से लिया गया है और उसके अंदर सुश्रुत उस समय देखिए आप, इतने मरीज उस समय भी मरीज होते थे और उसमें सुश्रुत ने 2 बातें जो मैंने बताई आपको कि पेशाब पर चींटियों का आकर्षण और मैदा रोग, ये सुश्रुत की उस समय की ऑब्जर्वेशन, ये सुश्रुत की खोज रही। ये दो वैज्ञानिक बैंटिंग और बेस्ट और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।